अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग ट्रांसफार्मर के कुछ एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि इंट्री टेस्ट में पूछे जाते हैं। अब जैसे वो हमसे इस एमसीक्यूज़ में पूछते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है वो ठीक है इन अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर, विच वन इज़ करेक्ट। अब हमें पता है जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है उसमें जो नंबर ऑफ़ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल्स होती हैं वो ज़्यादा होती हैं नंबर ऑफ़ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। लेकिन जो हमारे पास करंट प्रोड्यूस हो रहा होता है ना प्राइमरी कॉइल में वो ज़्यादा होता है सेकेंडरी कॉइल से। बेसिकली जब भी हम ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो जो नंबर ऑफ़ टर्न्स और वोल्टेज होती हैं इनका डायरेक्ट रिलेशन होता है, लेकिन इन दोनों का करंट के साथ इन्वर्स होता है। अब हम लोगों ने जबकि ओहम्स लॉ में पढ़ा था कि V इज़ इक्वल टू हमारे पास IR होता है, लेकिन हमारे पास कभी भी ट्रांसफार्मर जो होता है वो ओहम्स लॉ पर एप्लीकेबल नहीं होता। ये हमारे पास ओहम्स लॉ है और ट्रांसफार्मर कभी भी ओबे नहीं करती होती ओहम्स लॉ को, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास आइडियल ट्रांसफार्मर में पावर होती है ना, इनपुट पावर इज़ इक्वल टू आउटपुट पावर होती है, और पावर का जो फार्मूला होता है ना वो ये होता है P इज़ इक्वल टू VI। तो अब हमारे पास जो V और I है ये इन्वर्स में है ना, तो इसलिए यहाँ पर भी हम लोग कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ़ टर्न्स और वोल्टेज है उनका आपस में डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन इन दोनों का करंट के साथ इन्वर्स होता है। इसलिए जो नंबर ऑफ़ टर्न्स अब सेकेंडरी कॉइल में ज़्यादा होंगे, लेकिन जो करंट होगा ना सेकेंडरी कॉइल में वो कम होगा। इस पॉइंट की समझ आ गई है। यानी अगर हम लोग ओहम्स लॉ को देखेंगे तो जब हमारे पास वोल्टेज इंक्रीज़ हुआ है तो करंट भी इंक्रीज़ होना चाहिए, लेकिन अगर हम लोग ट्रांसफार्मर की बात करें तब ओहम्स लॉ पर एप्लीकेबल नहीं होता है। हमारे पास पावर का फार्मूला होता है VI, यानी पावर में जो हमारे पास वोल्टेज और I होता है ना इनका इन्वर्स रिलेशन होता है। और ट्रांसफार्मर में हम इसलिए कहते हैं कि जब वोल्टेज हमारे पास सेकेंडरी कॉइल में ज़्यादा हो जाता है तो करंट जो होता है वो सेकेंडरी कॉइल में कम हो जाता है। ये स्टेप अप की बात है। अगर हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात करेंगे वो स्टेप अप से ऑपोजिट होगा, यानी इसमें जो नंबर ऑफ़ टर्न्स प्राइमरी कॉइल में होंगे वो ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ़ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, और जो करंट सेकेंडरी कॉइल में प्रोड्यूस हो रहा होगा वो ज़्यादा होगा करंट जो प्राइमरी कॉइल में प्रोड्यूस हो रहा है उससे, ठीक है। अब इस एमसीक्यूज़ में वो हमसे पूछते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज़ 1 इज़ ग्रेटर देन 1 इज़ लेस देन 1 और 0। हमें पता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो होती है वो ये होती है, तो हमें पता है कि जो नंबर ऑफ़ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल में होते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर में वो ज़्यादा होते हैं नंबर ऑफ़ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, ठीक है। उन्होंने हमसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर का पूछा है, तो जो नंबर ऑफ़ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल में होते हैं वो ज़्यादा होते हैं ना नंबर ऑफ़ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल से, तो ये इज़ ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। द पावर फॉर आइडियल स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज़ ग्रेटर इन प्राइमरी कॉइल, इज़ ग्रेटर इन सेकेंडरी कॉइल, सेम इन बोथ कॉइल्स। इस बात को हमेशा याद रखना है, जब भी आइडियल ट्रांसफार्मर की बात होगी ना तो जो हमारे पास पावर होगी ना दोनों कॉइल्स में वो बिल्कुल सेम होगी। जब भी आइडियल ट्रांसफार्मर की बात होगी तो जो पावर होगी दोनों कॉइल्स में वो बिल्कुल सेम होगी, इसलिए इसका सही आंसर ये होगा। विच ऑफ फॉलोइंग रिमेन्स कॉन्स्टेंट इन ट्रांसफार्मर। देखिए इस एमसीक्यूज़ में उन्होंने हमें नहीं बताया कि आइडियल ट्रांसफार्मर है या प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है। देखिए अभी हम लोगों ने देखा है जो ट्रांसफार्मर है बेशक वो स्टेप अप है या स्टेप डाउन है, उसमें नंबर ऑफ़ टर्न्स ने वोल्टेज ने और करंट ने चेंज होना है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है ना उसने हमेशा सेम रहना है। फ्रीक्वेंसी आउटपुट और इनपुट जो होगी वो बिल्कुल सेम रहेगी, लेकिन जो नंबर ऑफ़ टर्न्स होंगे वोल्टेज होगा या करंट होगा वो चेंज होगा। लेकिन जो हमारे पास पावर का केस होता है वो आइडियल और एक्चुअल ट्रांसफार्मर में चेंज होता है, जबकि फ्रीक्वेंसी हमारे पास कोई भी ट्रांसफार्मर आ जाए बेशक वो आइडियल हो या प्रैक्टिकल हो, दोनों में हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो होगी इनपुट वो आउटपुट के इक्वल होगी, लेकिन जो पावर होती है ना आइडियल और एक्चुअल ट्रांसफार्मर में वो चेंज होती है। आइडियल ट्रांसफार्मर वो होता है जिसमें इनपुट पावर जो होती है वो आउटपुट पावर की इक्वल होती है। तो हमारे पास प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर होता है उसमें इनपुट पावर ज़्यादा हो जाती है आउटपुट पावर से, ठीक है। क्योंकि आइडियल ट्रांसफार्मर में इनपुट पावर आउटपुट पावर की इक्वल होती है इसलिए इसमें कोई भी पावर लॉस नहीं होता, लेकिन प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में हमारे पास जो इनपुट पावर होती है वो ज़्यादा होती है आउटपुट पावर से, यानी हमारे पास आउटपुट कम आ रही है, इसलिए इस आउटपुट पावर जो है वो हमारे पास कम आ रही है। इसका मतलब है पावर जो है वो लॉस हुई है, पावर लॉस एक्चुअल या प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में होता है, ठीक है।
तो अब इस MCQs का सही आंसर क्या होगा? विच ऑफ फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट इन ट्रांसफार्मर, फ्रीक्वेंसी या पावर? अगर तो यहाँ पे ये आइडियल का जिक्र कर देते ना तो इसका आंसर ये दोनों होने थे, अगर ये आइडियल का जिक्र करते। लेकिन अब इन्होंने आइडियल का जिक्र नहीं किया, यानी ये हमारे पास आइडियल भी हो सकता है और एक्चुअल भी हो सकता है। हमारे पास बेशक आइडियल हो या एक्चुअल हो, फ्रीक्वेंसी तो दोनों में सेम ही रहती है। लेकिन अगर एक्चुअल ट्रांसफार्मर होता तो पावर तो सेम ना रहती ना आउटपुट में, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है। Number of turns in primary coil is 100. Number of turns in primary coil is 100 and in secondary coil is 200. Current of 10 ampere is flowing through the primary coil. यानी प्राइमरी कॉइल में से जो करंट फ्लो कर रहा है वो 10 एम्पियर है और जो उसमें वोल्टेज है वो 120 है। प्राइमरी कॉइल में जो वोल्टेज है वो कितना है? वो 120 है। अब वो हमसे पूछते हैं कि आउटपुट वोल्टेज क्या होगी। आउटपुट वोल्टेज का मतलब ये होता है ना कि सेकेंडरी में कितनी होगी। अगर हमसे इनपुट का पूछा जाए तो वो प्राइमरी होती है। प्राइमरी यानी इनपुट, आउटपुट मतलब सेकेंडरी। ठीक है। और इसके बाद वो हमसे पूछते हैं सेकेंडरी करंट कितना होगा, यानी सेकेंडरी कॉइल में करंट कितना होगा। तो अभी से हमने पता है किस फार्मूले से सॉल्व करना है। अभी ना हम लोगों ने इस बात को देखा था ना कि जो नंबर ऑफ़ टर्न्स होती हैं और वोल्टेज होती है इनका आपस में डायरेक्ट रिलेशन होता है और करंट के साथ इन्वर्स होता है। ठीक है। जब यहाँ पर SS आएगा ना सेकेंडरी कॉइल में तो यहाँ पर P आएगा, क्योंकि हमने देखा था ना कि जब नंबर ऑफ़ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल में ज़्यादा होती हैं तो प्राइमरी कॉइल में करंट ज़्यादा होता है। इसलिए जब हम यहाँ पे नंबर ऑफ़ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल में लिखेंगे तो यहाँ पर करंट जो है वो प्राइमरी कॉइल का लिखेंगे। जब हमने इसकी रेशो लिखनी होगी तो यहाँ पर जब NP, यहाँ पर VP, तो यहाँ पर IS, तो यहाँ पर IS आ जाएगा। अब देखें उन्होंने क्वेश्चन में जो हमसे पूछा हुआ है वो पूछा हुआ है VS क्या है और IS क्या है। जब हमने VS फाइंड करना होगा ना तो हम लोगों ने इसे नहीं देखना, हम लोगों ने इतने से सॉल्व करना है। ठीक है। लेकिन जब हम लोगों ने IS बताना होगा फिर हम लोगों ने ये नहीं देखना, हमने इससे और इससे सॉल्व करना है। ठीक है। मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखाती हूँ। अब जब हम लोगों से उन्होंने VS पूछा है कि क्या होगा तो हम लोग इस फार्मूले को लिखेंगे NS/NP VS over VP। हम लोगों ने VS जो है वो फाइंड करना है तो NS जो होगा वो VP से मल्टीप्लाई होगा और डिवाइड हो जाएगा किससे? VS ने इधर रहना है और वो NP से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। अब NS जो है वो हमारे पास क्या है? वो 200 है। 200 को 200 है और VP जो है वो हमारे पास क्या है? वो 120 है और NP क्या है? हमारे पास 100 है। 100 को नीचे लिखना है। जब हम इस सबको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 240 आ जाएगा। ठीक है। अब उन्होंने 240 तो दोनों में दिया हुआ है। ठीक है। अल्फा और बीटा दोनों में है, लेकिन करंट हमारे पास 10 आएगा या 5 आएगा। अब करंट को भी हम लोगों ने इसी फार्मूले से सॉल्व करना है। अब देखिए हम लोगों ने करंट को फाइंड करना है तो हम लोगों ने इसे नहीं देखना। ठीक है। हम लोगों ने इसे और अब इसे देखना है। नंबर ऑफ़ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल, नंबर ऑफ़ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू NP over NS, वो सॉरी IP over IS। अब हम लोगों ने IS फाइंड करना है ना तो IS को हम ऊपर ले जाएंगे और इधर IP मल्टीप्लाई बाय NP और NS ने नीचे आ जाना है। अब IP जो है वो हमारे पास कितना है? वो 10 एम्पियर है। हम लोगों ने पुट किया IP 10 एम्पियर, NP जो है वो हमारे पास 100 है, हम लोगों ने 100 लिखा। NS जो है वो हमारे पास 200 है। ठीक है। आप लोग को हर बात की समझ आ रही है? अगर किसी बात की नहीं भी समझ आती है आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं ईज़िली। ठीक है। अब जब हम लोग इसे देखेंगे 1 0 इससे कट गया, 1 0 इससे कट गया, 2 5 10 हो गया, 5 एम्पियर। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ये आ जाएगा हमारे पास। अब देखिए इस MCQ में वो हमें कहते हैं कि जो नंबर ऑफ़ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल टू सेकेंडरी कॉइल है वो 20:1 है। यानी जो नंबर ऑफ़ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल टू नंबर ऑफ़ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल है वो हमारे पास 20:1 है। वो 20:1 है। नंबर ऑफ़ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल 20 है, नंबर ऑफ़ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल 1 है। ठीक है। अब वो करंट जो है सेकेंडरी कॉइल में वो हमारे पास 80 एम्पियर है। ठीक है।
करंट जो है सेकेंडरी कॉइल में वो 80 एम्पेयर्स है, करंट जो है प्राइमरी कॉइल में कितना होगा। तो अब हम लोगों ने वही वाला फार्मूला लगाना है कि NP/NS। तो अगर यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी कॉइल लिखा हुआ है तो यहाँ पर करंट जो है वो सेकेंडरी कॉइल का आएगा ना ये। लेकिन अब हम लोगों ने फाइंड किसे करना है, हम लोगों ने प्राइमरी करंट को फाइंड करना है। तो इसका जो फार्मूला होगा वो इस तरह बन जाएगा कि IP इधर चला जाएगा, IS/NS/NP। ठीक है। अब जो हमें क्वेश्चन में उन्होंने दिया हुआ है वो तो उन्होंने हमें NP/NS दिया हुआ है। अब इसमें हम लोगों ने NS/NP लिखना है। जब NP/NS हमारे पास 20/1 था तो जो NS/NP हो जाएगा वो 1:20 हो जाएगा ना। या आप इस तरह हमें लिख सकते हैं कि जो NS है वो हमारे पास 1 है। अच्छा, पहले IS जो है वो हमारे पास 80 एम्पेयर है ना, 80 × NS जो है वो हमारे पास 1 है, और जो NP हमारे पास 20 है। ठीक है, 2 4 8, तो 4 एम्पेयर जो है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में तो उन्होंने हमें वोल्टेज भी दिया हुआ है, हालांकि वोल्टेज कहीं पर भी यूज़ नहीं होना, ये सिर्फ हमें ना कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था। तो सिंपल हम लोगों ने फार्मूला लगाना है, उससे ये सॉल्व हो जाएगा। देखें अब वो इस क्वेश्चन में हमसे कहते हैं जो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में है टर्न रेशो जो है वो 5:1 है, जो प्राइमरी कॉइल में से का वोल्टेज है वो 300 है, सेकेंडरी कॉइल में जो वोल्टेज है वो हमें फाइंड करना है। अब ना एक बात याद रखनी है, जो हमारे पास टर्न रेशो होती है ना स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के लिए, वो ये होती है। ठीक है, ये टर्न रेशो होती है हमारे पास किसके लिए, स्टेप अप के लिए। लेकिन जब हम स्टेप डाउन की बात करते हैं तो उसमें जो हमारे पास स्टेप डाउन की बात करते हैं ना, तो उसमें जो हमारे पास टर्न रेशो होती है वो ये होती है NP/NS। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें स्टेप डाउन दिया हुआ, स्टेप अप नहीं दिया हुआ। तो ये जो हमारे पास रेशो है 5:1, ये NP/NS के लिए है, यानी जो नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल में है वो 5 है और जो नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल में है वो 1 है। अगर इस क्वेश्चन में वो हमें स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर लिखते हैं ना, तो फिर हम लोगों ने लिखना था NS/NP, यानी जो हमारे पास NS है वो हमारे पास क्या है 5 है, और NP जो है वो 1 है। लेकिन ये स्टेप डाउन है इसलिए NP जो है वो 5 है और NS है जो वो 1 है। ठीक है, अब हम लोगों को पता है इस फार्मूले का, हम लोगों ने ये वाला फार्मूला लगाना है, इसमें NP/NS VP/VS। लेकिन हम लोगों ने इसमें ये फाइंड करना है ना, तो हम लोगों ने इसे वहाँ पे ले जाना है, VP/NS/NP। ठीक है, अब देखिए हमारे पास NS क्या था, ये 1 था, यानी NP/NS जब 5:1 था तो जो NS/NP होगा वो 1:5 होगा। ठीक है, तो अब हम लोगों ने VS इधर लिखना है। VP जो था वो हमारे पास क्या था 300 था, 300 हम लोगों ने इधर लिखा। NS/NP की रेशो हमारे पास 1:5 आई। तो जब हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमारे पास 60 जो होगा वो आंसर आ जाएगा। हाँ जी, अब इस MCQ को ज़रा ध्यान से देखें। पावर लॉसेस कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अभी हमने देखा है ना कि जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है उसमें जो हमारे पास VS होता है वो ज़्यादा होता है VP से, और IP जो होता है वो ज़्यादा होता है IS से। सेकेंडरी मैंने अभी आपको ऊपर एक क्वेश्चन में बताया था कि जो सेकेंडरी का मतलब हमारे पास आउटपुट जो वोल्टेज है वो ज़्यादा आ रही है, लेकिन इसमें जो है हमारे पास आउटपुट करंट कम आ रहा है, यानी वोल्टेज जो है उसका आउटपुट जो है वो ज़्यादा आ रहा है, लेकिन इसमें जो है वो आउटपुट जो है वो कम हो रहा है। क्योंकि देखिए इसमें सेकेंडरी में कम है, सेकेंडरी हमें आउटपुट होती है सेकेंडरी बेसिकली। जब हमारे पास वोल्टेज जो है वो ज़्यादा हो रहा है, करंट जो है वो कम हो रहा है स्टेप अप में। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में वोल्टेज ज़्यादा हुआ है, करंट कम हुआ है। हमें पावर लॉस का फार्मूला पता है, I²R होता है। जब हमारे पास I कम हुआ है तो पावर लॉस भी जो होगा वो कम हो जाएगा। और क्वेश्चन भी हमारे पास ये है कि पावर लॉस आर रिड्यूस्ड बाय यूजिंग, तो इसका सही आंसर स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा, क्योंकि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में करंट कम हो जाएगा, वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा। जब करंट कम हो जाएगा तो पावर लॉस भी हमारे पास कम हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मर्स आर यूज्ड इन DC सर्किट्स, AC सर्किट्स, इन बोथ DC और AC सर्किट्स। अब इसका सही आंसर क्या होगा,
बेसिकली इसका सही आंसर जो है वो बीटा है। वो क्यों? इसकी रीज़न पता है क्या है? जो बेसिक प्रिंसिपल होता है ना ट्रांसफार्मर का, वो म्यूचुअल इंडक्शन होता है। जो डीसी होता है ना, उसमें कोई भी म्यूचुअल इंडक्शन नहीं हो रही होती है, क्योंकि उसमें कोई भी डायरेक्शन चेंज ही नहीं हो रही होती। अब जैसे हम लोगों ने देखा था कि अगर यहाँ पर हमारे पास वोल्टेज है और यहाँ पर हम लोगों ने टाइम दिया होता है, तो डायरेक्ट करंट हमारे पास बिल्कुल यूँ आ जाता है। लेकिन अगर हम लोग अल्टरनेटिंग करंट की बात करें, अगर यहाँ पर वोल्टेज और यहाँ पर हमारे पास टाइम होता है, तो अल्टरनेटिंग करंट जो होता है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो चेंज होती है। उसके अलावा वो करंट इंड्यूस्ड कर रहा होता है सेकेंडरी कॉइल में म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से। लेकिन हमारे पास जो डीसी होता है ना, डीसी सर्किट्स में हमारे पास सेल आ जाता है, बैटरी आ जाती हैं। डीसी जो हमारे पास सर्किट्स होती हैं उसमें सेल आ जाता है, बैटरी आ जाती है। इसमें कोई भी म्यूचुअल इंडक्शन जो होती है ना वो नहीं होती। ट्रांसफार्मर्स होंगी वो सिर्फ़ और सिर्फ यूज़ किए जाएंगे एसी सर्किट्स में, ठीक है। देखें, ये तो वही एमसीक्यूज़ है जो अभी हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया था कि इन प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर, जब प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का जिक्र होगा मतलब हमारे पास आउटपुट पावर जो है वो कम हो गई है। अगर एक्चुअल ट्रांसफार्मर या प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर आ जाता है तो आउटपुट पावर जो होती है वो कम हो जाती है। अगर यहाँ पर आइडियल ट्रांसफार्मर लिखा होता तो आंसर ये होता, लेकिन अब प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है तो जो आंसर है वो हमारे पास ये है। इंसुलेशन बिटवीन लैमिनेटेड शीट इज़ डन टू कंट्रोल। बेसिकली हम लोग एडी करंट को कम करने के लिए लैमिनेटेड शीट का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर हम लोगों ने इसे कंट्रोल करना है तो हम लोगों ने सॉफ्ट आयरन कोर का यूज़ करना होता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में वो हमसे ये पूछते कि सॉफ्ट आयरन कोर किसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ होती है तो आंसर ये होता, लेकिन अब उन्होंने हमसे लैमिनेटेड शीट का पूछा है कि लैमिनेटेड शीट किसे कंट्रोल करने के लिए यूज़ होती है, तो एडी करंट्स को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होती है। जी, अब हम लोग लास्ट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है एफिशिएंसी। अब इसमें से हमसे काफ़ी एमसीक्यू जो होते हैं वो पूछे जा सकते हैं। इसका जो फार्मूला होता है वो ये होता है, आउटपुट पावर को हमने ऊपर लिखना होता है, इनपुट पावर को हमने नीचे लिखना होता है। अब आउटपुट जो होती है वो हमें पता है कि सेकेंडरी होती है, तो हम लोगों ने इसलिए सेकेंडरी को ऊपर रखा है, प्राइमरी को नीचे रखा है, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखिए उन्होंने हमें कहा है अ ट्रांसफार्मर इज़ यूज टू राइट 100 वाट बल्ब, यानी ये जो है हमारे पास आउटपुट पावर है जो हमारे पास, यानी ये इतने आउटपुट जो है वो हमारे पास 100 वाट है, ठीक है। 110 वोल्ट लैम्प फ्रॉम अ 220 वोल्ट मेन्स, यानी मेन जो होती है ना वो हमेशा प्राइमरी होती है। मेन जहाँ से वो आ रही है, वीपी जो है वो हमारे पास 220 है, वीएस जो है वो हमारे पास 110 है। इफ द मेन करंट दोबारा क्या होगा, आईपी, वो 0.5 एम्पेयर है, ठीक है। अब हम लोगों ने ये जो फार्मूला ऊपर देखा है ना, हमें इस फार्मूले को नीचे पुट करना है कि पावर आउटपुट ओवर पावर इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। पावर आउटपुट तो उन्होंने हमें दे दी है, इनपुट नहीं दी। अब इनपुट हमें पता है जो होती है वो प्राइमरी की इक्वल होती है, पी जो होती है वो वी आई होती है ना। लेकिन अगर हम लोगों ने प्राइमरी का बताना है, यानी ये जो है हम लोगों ने प्राइमरी की बतानी है ना, तो हम लोगों ने वीपी और आईपी कर देनी है, ठीक है। तो आउटपुट पावर जो है वो 100 वाट की इक्वल है, 100 वाट बल्ब के 100 वाट की इक्वल है। और इनपुट पावर जो है वो हमारे पास वीपी जो है वो हमारे पास है 220 और आईपी जो है वो हमारे पास है 0.5, ठीक है। हम लोगों ने इस सारे क्वेश्चन को और इसको मल्टीप्लाई कर देना है हम लोगों ने 100 से। जब हम इस सब को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 90% जो है वो आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो समझ आ गई होगी। अगर कोई बात नहीं समझ आई तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स।